अब स्वाभाविक सी बात है कि जब हमने फिएट करेंसी बोली जो कि बैक बाय गोल्ड नहीं है, गोल्ड से पैक नहीं है, तो ये जो सीबीडीसी होगा तो डिजिटल एंट्री है। जो फिजिकल नोट है अगर आप उसे छापते हो और मार्केट में डालते हो तो वो वापस आने में तो समय लेता है ना, एक समय लेता है वापस आने में। लेकिन ये जो डिजिटल एंट्री है तो पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक से कंट्रोल्ड होगा। यानी कि आपने 1 मिनट में कुछ करोड़ रुपए 1 मिनट में एंट्री डाल दी और 1 ही मिनट में करोड़ रुपए साफ हो गया सिस्टम से, जस्ट एंट्री। तो ये बहुत खतरनाक होगा ट्रेड में। तो बात की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इस क्रिप्टो को इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेड करेंगे तो वहां पे गोल्ड के साथ पैक्ड किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज्यादातर बाटर में होगा, एडवांस बाटर जिसे बोले, और जो भी इनबैलेंस पेमेंट होगा उसे गोल्ड में ट्रांजैक्शन कर लिया जाएगा। और बायलैटरल ट्रेड होगा, यानी कि अगर हम यूएई के साथ ट्रेड करें तो उसके दिराम और रुपए में ट्रेड होगा। और जब अपनी इंडिजिनस अपनी करेंसी में आप ट्रेड करते हो तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तब आपको यूएस डॉलर नहीं खरीदना पड़ता, तब यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करना पड़ता। तो यूएस डॉलर की जो ट्रेडिंग फीचर है उसका कम करते हो, जिसकी वजह से आपकी करेंसी एम्पावर होती है। तो एम्पावरमेंट का हमें जो फल मिलेगा, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिलेगा, लो इंटरेस्ट रेट पे हम घर खरीद पाएंगे। हर भारतीय का घर का सपना 2047 यानी कि 22.5 या 23 साल बाकी है, इतने में कंप्लीट करने का टारगेट है। और जो 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी लाइन में है। तो सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। तो अब हम आते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन पे आएंगे तो हमारे खर्चे, जो हम हमेशा इतना हर टाइम इलेक्शन में जाते हैं, कुछ प्लान नहीं हो पाता या जो भी सारी चीजें रुकी रहती है और हम हमेशा ही इलेक्शन में ही रहते हैं, हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन है, हर कुछ महीने पे। तो इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा नहीं है कि पहले कभी देश में नहीं था, ये पहले भी था, कुछ समय के लिए हटा दिया गया, अब वापस ला रहे हैं। इसका बहुत अच्छा बेनिफिट इकोनॉमी में होगा, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ होगा। लेकिन क्या इतना ही है? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का जो मेन चीज होगा कि जैसे अभी हम देखते हैं कि भाजपा के अगेंस्ट में इंडिया अलायंस बन जाता है, मल्टीपल पार्टी एक साथ आती है और अपना अलायंस बना करके भाजपा के विरोध में लड़ती है। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, जहां पे 2-3 इलेक्शन या 4 इलेक्शन जब लगातार अपोजिशन हारेगा, तब ये पार्टियां कंसोलिडेट होना शुरू होंगी, मर्ज होना शुरू होंगी और धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये 2 पार्टी सिस्टम की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि 1 लाख से ज्यादा यंगस्टर्स को, जिनका फैमिली का कोई बैकग्राउंड जो है पॉलिटिक्स से नहीं है, ऐसे लोगों को हम पॉलिटिक्स में लाएंगे और उन्हें जो पार्टी चुननी होगी वो पार्टी वो चुनेंगे और उसमें वो जाएंगे। अब इसे कनेक्ट करो वन नेशन वन इलेक्शन से, जहां पे हम धीरे धीरे 2 पार्टी सिस्टम में जाएंगे। और ये 2 पार्टी सिस्टम में जब ये यंगस्टर्स ऊपर आएंगे, नेशनलिस्ट जो होंगे, तो ये जो परिवारवाद है इसको खत्म किया जाएगा। भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का भी बहुत बड़ा खतरा है। ये परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं को करते हैं। ये कभी भी युवाओं को मौका देने में विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है, मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। ये काशी के उत्तर प्रदेश के नौजवानों से भी कहूंगा कि आप खुले मन से नई राजनीति की धुरी बने। काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी से लोकतंत्र के ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र क्या है कि जहाँ पे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, हमारा वातावरण हो, जंगल हो, पशु हो, कोई भी जीव है, उन सब का अधिकार है भूमि पे, कि जो धरती माता है वो सबकी है और इस पे केवल मनुष्य ही नहीं होंगे, कि जीव जंतु सबके लिए होगा। तो एंशिएंट भारत लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी नहीं था। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी के लिए एक सिंपल उदाहरण मैं दूं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस
यही है डेमोक्रेसी, जिसका नंबर ज्यादा आया, जिसका वोट जीता, उसके अकॉर्डिंग होगा। जिन्होंने कम वोट, जिनका वोटिंग नंबर कम आया, उनको कोई नहीं पूछेगा, राइट। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, जिसे हम कहें तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम डेमोक्रेसी से लोकतंत्र की ओर धीरे धीरे 30-40 वर्षों में आगे बढ़ेंगे। ये भी डीकोलोनाइजेशन का पार्ट है, राइट। और इसी के साथ जब ये सब होगा 30-40 वर्षों में, तो जो आज हम पाकिस्तान देखते, हो सकता है वो डिसइंटीग्रेट कर जाए। अगर डिसइंटीग्रेट नहीं भी होता है तो जैसा हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, जैसे वो दिख रहे हैं वैसे अब नहीं होंगे, ये भी बता रहा हूँ। और आगे जाते जाते, इस सेंचुरी के एंड में जाते जाते, हो सकता है कि अगले सेंचुरी में हमारे बॉर्डर जो है वो जुड़ जाए। और ये क्लियर दिख रहा है कि 30-40-50 वर्षों में जो हमारी आज बाउंड्री है वो अपनी रिलेवेंस खो देगी। जैसा कि आज भारत और नेपाल का बॉर्डर है, जहाँ पे जो है बाउंड्रीज का उतना रिलेवेंस नहीं है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्रीज का रिलेवेंस जो है वो मिट जाएगा, और जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है वो इमर्ज होगी। अभी बहुत बड़ी बात कही है, यही दिख रहा है, यही होगा, और आने वाला भविष्य भी यही है इन सबका। तो अब हम आते हैं मेलोनी पे, जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर। तो मेलोनी ने आज से 2 साल पहले रायसीना डायलॉग में ये बोला था, आप ध्यान से सुने इस चीज को। Through the centuries. Yet all of Italy's long coastlines are bathed in the Mediterranean, the natural environment where the Judaic, Christian, and classic roots of Europe have developed. Geography has shaped our culture, our outward projection, and our growth as civilization. As we look at events around us, our identity shapes our field of vision, both as individuals and as nations. Identity is shaped deeply by geography. यहाँ पे मेलोनी जो है वो बोल रही है कि जो आपकी ज्योग्राफी है, वो आपका कल्चर, वो आपकी संस्कृति सबको डिफाइन करती है, राइट। सही बोला है उसने। जो भारत है वो विश्व की सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का उद्गम है, भारत से ही सिविलाइजेशन है। और भारत की जो ज्योग्राफी है, हाँ, पूरा समुद्र, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मुकुट रख दिया है पूरे एशिया पे, राइट। एक हीरे की तरह दिखता है पूरा भारत। कोई अगर स्पेस में से कोई कहीं से भी आएगा ना, सबसे पहले भारत दिखेगा। और जो भारत की ज्योग्राफी और दिख रहा है कि ये वेल्दी नेशन है, क्योंकि जो इंडियन ओशन है उसमें वर्ल्ड का 80% के आसपास ट्रेड होता है। भारत के पास इतना गोल्ड है कि आप सोच नहीं सकते कि 60,000 टन से ज्यादा सोना है। यानी कि इसके अगर एस्टिमेट निकाला जाए तो ये लगभग होगा 6 ट्रिलियन के आसपास, 6 ट्रिलियन डॉलर, जो कि आज का है, बाद में तो डेप्रिशिएट हो ही जाएगा डॉलर, लेकिन आज का जो डॉलर का वैल्यू है वो 6 ट्रिलियन के आसपास, उतना गोल्ड है। यानी कि हमारी जो जीडीपी है उससे ज्यादा तो भारतीयों के पास गोल्ड है। बाय द वे, जीडीपी को भी हम रिप्लेस करते हैं जीईपी से, प्राइम मिनिस्टर ने बोल चुके हैं। अब ये वेस्ट जो है ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचता है। इसकी जो सोच है वो 100 साल 200 साल तक ही जाती है। इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो मानव इतिहास है ये 1 लाख से ज्यादा वर्ष पुराना या कई लाख वर्ष पुराना है, और आने वाले समय में भी कई लाख वर्ष तक चलेगा। तो कौन सा प्लान बनाए कि इतने लाख वर्षों तक हम रहे? ये तो केवल भारत कर सकता है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हम ही कर सकते हैं। इनकी सोच ही नहीं है उतनी। 400 साल पहले तो ये इतने घटिया स्थिति में थे कि आप सोच नहीं सकते। आज से 150 साल पहले, ये वेस्ट को एक लाइन में डिफाइन कर रहा हूं, इनकी सोच क्या है। आज से 150 साल पहले 2 अंडा और 1 ब्रेड के लिए ये अपनी पत्नी, अपनी बहनें, अपनी घर की स्त्रियां बेच देते थे 150 साल पहले। ये इतने विकसित और इतने बुद्धिशाली, इतने ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। मॉडर्न तो ये हुए हैं क्योंकि असभ्य ये थे, हम नहीं थे। हमें मॉडर्निज्म का टैग ना लगाया जाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। भारत ग्रो कर रहा है,
अच्छा टाइम आ रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं। धन्यवाद। जय माँ भारती।